नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। तो इस वीडियो में हम कॉन्स्टिट्यूशन की वेरियस कमिटीज देखेंगे। जब हमारे संविधान का निर्माण हो रहा था उस समय बहुत सारी समितियों का गठन किया गया था। उन समितियों को अलग अलग कार्य दिए गए थे और उनके हेड कौन कौन थे ये एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं और इनमें बच्चे बार बार कंफ्यूज भी होते हैं। तो इसका एक ही सॉल्यूशन है कि एक बार इस वीडियो को अच्छे से देखो। इसमें सारी ट्रिक्स के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा, आपके दिमाग में एक एक चीज रजिस्टर हो जाएगी। इसके बाद आपको कभी भी इस टॉपिक को रिवाइज करने की आवश्यकता नहीं होगी। करेंगे तो आप बिल्कुल उन ट्रिक्स को थोड़ा बहुत रिवाइज कर सकते हैं। और ट्रिक्स भी इस तरह की ट्रिक्स नहीं है कि आपको कुछ ऐसा बना के दे दिया और आपको फिर वो ट्रिक्स याद करनी पड़ रही है, नहीं। इन्हीं शब्दों में से ही ट्रिक्स निकालेंगे हम, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। जो सबसे पहली समिति वो समिति थी जिसने कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तैयार किया था। यानी कॉन्स्टिट्यूशन जो बना है उसका ढांचा तैयार किया, पूरा ड्राफ्ट तैयार किया। उस ड्राफ्ट के अंदर अनुसार फिर कॉन्स्टिट्यूशन बना। तो उस ड्राफ्ट को जो तैयार किया गया था, हम जानते हैं सबसे अहम किरदार उसमें निभाया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो ये याद रखिए, जब भी हम बात करते हैं लोग कहते हैं कि भाई भारत के संविधान का निर्माण किसने किया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया। लेकिन एक इंसान कभी भी पूरे के पूरे संविधान का निर्माण नहीं कर सकता है। संविधान बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे, तो एक व्यक्ति का काम ये नहीं है। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने क्या किया था, अंबेडकर जी ने कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तैयार किया था। इसके आधार पर बाकी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, संविधान सभा थी, उसने इस ड्राफ्ट के आधार पे पूरे संविधान के प्रोविजंस जितने भी हैं उनको डिस्कस किया था, उस पर वोटिंग की थी और एक एक प्रोविजन को संविधान में डाला गया था। तो ड्राफ्ट किसने तैयार किया? जो कमिटी थी, ड्राफ्टिंग कमिटी, उसके हेड हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इस कमिटी में 6 सदस्य और थे। इनके अलावा 6 सदस्य और थे, यानी ड्राफ्टिंग कमिटी 7 सदस्यों की थी। याद रखने के लिए याद रखिए कि 7 लोग साथ आए, 7 लोग साथ आए, 7 लोग साथ आए। उनमें एक हेड है डॉक्टर अंबेडकर और बाकी कौन है? बाकी देखिए, आपको मैं बिल्कुल आसान सा तरीका बताऊंगा, आपको आइडेंटिफाई करना आसान हो जाएगा। जब भी आप क्वेश्चन करते हैं आपको ऑप्शंस मिलते हैं कि ये थे कि नहीं, उस कमेटी में ये थे कि नहीं, ये थे कि नहीं। तो देखिए यहां पे कृष्ण नाम बार बार आने वाला है। देखो, पहला है गोपाल स्वामी अयंगर, गोपाल कृष्ण को ही बोलते हैं हम। इसके बाद अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, यानी गोपाल अयंगर और कृष्णा अय्यर। अयंगर और अय्यर दो तो ये हैं नाम, एक जैसे दिखने वाले नाम हैं, अयंगर और अय्यर। एक के आगे गोपाल लगा है, एक के आगे कृष्णा स्वामी लगा है। तो ये भी हो सकता है कि NG अयंगर आ जाए एग्जाम में, तो अयंगर याद रखिए। और AK अय्यर भी आ जाए। अगर शॉर्ट फॉर्म में पूछ लेता है तो इस तरह से भी पूछा सकता है। तो अयंगर और अय्यर दो तो ये नाम हो गए। इसके अलावा गोपाल और कृष्ण, मान लो ये 2 लोग हैं, दोनों एक दूसरे के साडू हैं। दोनों एक दूसरे के साडू हैं। साडू कौन होते हैं? जिन्होंने 2 बहनों से शादी की होती है। कोई भी 2 बहन है, उनके जो भी पति होंगे, 2 बहनों के जो भी पति होंगे, वो दोनों एक दूसरे के साडू होते हैं। तो मान लो गोपाल और कृष्ण साडू हैं, एक दूसरे के साडू हैं। साडू अल्लाह बोले, प्रोनाउंस करेंगे, लेकिन अंग्रेजी में देखते हैं तो साडू अल्लाह। तो गोपाल अयंगर, कृष्ण अय्यर और सादुल्लाह। तो ये भी याद रख सकते हो कि अयंगर और अय्यर ये 2 एक जैसे नाम दिखने वाले हैं। AY आए आए, ऐसे एक दूसरे को बुला रहे हैं, ओए साडू आए आए। तो ये हो गया। फिर एक कोई भी कार्य करते हैं तो हम देखते हैं उसमें एक मुंशी बिठाया जाता है। पुरानी फिल्मों में भी हम देखते थे मुंशी क्या होता है? मुंशी वो होता है जो लेखा जोखा रखता है किसी भी चीज का। तो यहां पे एक नाम मुंशी आ गए हैं, KM मुंशी। तो ड्राफ्टिंग कमेटी में एक जो चौथे मेंबर हैं उनका नाम मुंशी है। तो भाई कोई भी बहुत बड़ी कमेटी बनेगी या कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें एक मुंशी तो बिठाया जाता है। तो मुंशी यहां पे भी है, AN मुंशी। इसके बाद 5वें जो है वो है क्या हाल है? मित्र है और एक है खैतान। एक है मित्र और खैतान कंपनी है पंखे की, खैतान पंखे। आपने देखा होगा, ऐड आती है बार बार, खैतान पंखे। तो मित्र और खैतान, मित्र ये सातों के सातों मित्र हैं जो ड्राफ्ट तैयार करेंगे। तो मित्र और एक है खैतान। अब इनके साथ थोड़ा चेंज हुआ है। मित्र के साथ क्या हुआ कि मित्र को हेल्थ इश्यू हो गए थे, मित्र बीमार हो गया जी, मित्र हो गया बीमार। और खैतान पंखा बंद हो गया, खैतान पंखा तो खराब हो गया, इसका मतलब खैतान की डेथ हो गई थी।
1948 में खैतान की डेथ हो गई थी और मित्तर बीमार हो गया, तो इन दोनों को भी रिप्लेस किया जाएगा। तो इनको रिप्लेस किया था माधव राव ने, एन माधव। अब माधव भी कृष्ण का ही नाम है, तो माधव फिर से कृष्ण का नाम आ गया। और यहां पे खैतान को रिप्लेस किया है कृष्णामाचारी ने, कृष्णामाचारी, यहां भी कृष्ण का नाम आ गया। तो हम देख रहे हैं बार बार कृष्ण का नाम आ रहा है, कभी गोपाल, कभी कृष्णा स्वामी, कभी माधव राव, कभी कृष्णामाचारी। तो ये सारे के सारे छह मेंबर आपको याद रखने हैं। सातवें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। छह कौन कौन से हो गए? अयंगर अय्यर 2, ये दोनों साडू हैं, साडू अल्लाह। एक मुंशी है, ठीक है, एक मुंशी हो गए। एक मित्तर, क्या हाल है मित्तर जो बीमार हो गया, मित्तर की जगह माधव राव आ गया। तो मित्तर को किसने रिप्लेस किया? एम से मित्तर, और एम से ही रिप्लेस करने वाला है माधव राव। मित्तर को माधव राव ने रिप्लेस किया है, एम से मित्तर, एम से माधव राव। माधव राव भी कृष्ण का नाम है। और खैतान, खैतान को किसने रिप्लेस किया? के से ही एक नाम आएगा, कृष्णामाचारी। एम को एम नाम वाले ने रिप्लेस किया, के को के नाम वाले ने रिप्लेस किया था। तो ये 6 लोग हैं जो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर हैं। और अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष हैं। अगली कमेटी अपनी देखते हैं, वो है यूनियन पावर्स कमेटी। यूनियन पावर्स कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, यूनियन सब्जेक्ट्स कमेटी, ये 3 कमेटी, और एक स्टेट्स कमेटी, ये 4 कमेटी हैं। देखिए, यूनियन पावर, यूनियन का मतलब संघ, भारतीय जो संघ है, सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट होती है, कुछ तो स्टेट होते हैं, ठीक है, और एक इन सब को जोड़ के जो रखता है वो होता है संघ, संघ की सरकार, संघीय सरकार, केंद्र सरकार। तो यूनियन पावर यानी यूनियन की पावर किसे दी गई? यूनियन पावर कमेटी संघ की शक्तियों की समिति है। जवाहरलाल नेहरू, हम जानते हैं देश के पहले प्रधानमंत्री बने थे, ये देश के पहले प्रधानमंत्री बने थे। तो यूनियन की पूरी पावर इनके पास आ गई, यूनियन की पूरी पावर इनके पास आ गई। और यूनियन के कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, जो संविधान बना है, यूनियन का संविधान बना है, यूनियन किस तरह से होगा? संविधान का मतलब अलग से कोई यूनियन का और स्टेट्स का अलग अलग संविधान नहीं बने। कहने का मतलब, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब यह है कि जो यूनियन है, केंद्र सरकार है, उसका गठन किस प्रकार से होगा? केंद्र सरकार में कौन कौन होगा? राष्ट्रपति होगा, प्रधानमंत्री होगा, मंत्री होंगे। तो केंद्र सरकार किस तरह की बनेगी? जो यूनियन बनेगी उसका ढांचा कैसा होगा, वो उसकी कार्यप्रणाली कैसी होगी, वो काम भी दे दिया डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू को। तो देश के जो पीएम है उनको यूनियन पावर और यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये दोनों कमेटियों का हेड बना दिया। एक है यूनियन सब्जेक्ट्स कमेटी। यूनियन सब्जेक्ट्स कमेटी का मतलब हम जानते हैं, जो 7वीं अनुसूची है, संविधान की 7वीं अनुसूची में सब्जेक्ट्स को बांटा गया है। कुछ पावर यूनियन को दे दिए, केंद्र सरकार को दे दिए, कुछ पावर स्टेट गवर्नमेंट्स को दे दिए हैं, और कुछ पावर कंकरेंट लिस्ट में डाल दिए हैं, कुछ सब्जेक्ट कंकरेंट लिस्ट में डाल दिए। तो जो यूनियन लिस्ट वाले सब्जेक्ट है उन पे यूनियन सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाती है। स्टेट सब्जेक्ट जो है, स्टेट लिस्ट के जो सब्जेक्ट है उन पे स्टेट्स की जो गवर्नमेंट है वो कानून बनाती है। और कंकरेंट जो लिस्ट है उसमें दोनों ही कानून बनाते हैं, लेकिन केंद्र के कानून को माना जाता है अगर किसी एक टॉपिक पे दोनों ने बना दिया है, ठीक है। तो यूनियन सब्जेक्ट्स कमेटी, तो यूनियन यूनियन यूनियन, ये सारा यूनियन कहीं भी आ जाए तो जवाहरलाल नेहरू हो गए प्रधानमंत्री, जो देश के पहले प्रधानमंत्री बने थे। यूनियन पावर कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, यूनियन सब्जेक्ट कमेटी, ठीक है। इसके अलावा 2 एक जैसी दिखने वाली कमेटी और हैं। एक है स्टेट की कमेटी, एक है प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। स्टेट्स कमेटी ऑफ प्रिंसली स्टेट्स नेगोशिएशन, एक ऐसी कमेटी बनी थी देश में, जब देश आजाद हुआ था तो 565 प्रिंसली स्टेट थे, 565 रजवाड़े थे देश में। अब इन रजवाड़ों को एक करना और भारतीय संघ में शामिल होने के लिए कन्विंस करना इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो ये काम तो किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, लेकिन इसकी जो नेगोशिएशन की जो कमेटी के हेड बने थे वो हेड बने थे जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू ही वल्लभ भाई पटेल को भेजते थे नेगोशिएशन करने के लिए, लेकिन हेड कौन है? जवाहरलाल नेहरू, प्रिंसली स्टेट से नेगोशिएशन करने के लिए। और ये नेगोशिएशन क्यों करना है, इन रजवाड़ों के साथ नेगोशिएशन क्यों करना है? ताकि
ये भारतीय संघ में शामिल हो जाएं, भारतीय यूनियन में शामिल हो जाएं। तो याद रखिए जो स्टेट्स कमिटी है प्रिंसली स्टेट्स की, देशी रियासतों की जो वार्ता के लिए समिति बनी है, उसके हेड हैं जवाहरलाल नेहरू। और दूसरा है प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि प्रोविंसेस का मतलब तो स्टेट ही, एक संघ है, संघ का कॉन्स्टिट्यूशन, एक स्टेट्स का कॉन्स्टिट्यूशन, संघ का कार्य करने का ढांचा किस प्रकार होगा, और एक स्टेट्स में गवर्नमेंट किस प्रकार होगी, कौन सीएम होगा, कैसे सीएम चुना जाएगा, कैसे मंत्री चुने जाएंगे, कितनी सीट्स कहां कहां होंगी, गवर्नर की क्या पावर होंगी, गवर्नर को कैसे चुना जाएगा। तो ये सारी जो बातें हैं स्टेट से रिलेटेड, प्रोविंसेस से रिलेटेड, प्रांतों से रिलेटेड, प्रांतीय संविधान समिति, तो इनके जो प्रोविजन है, इन सब के जो प्रोविजन है वो बनाए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन का हमने बनाया था जवाहरलाल नेहरू ने। तो यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी जवाहरलाल नेहरू, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी, एक जैसे नाम है देखो, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब आगे बढ़ते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कमिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल को मिली थी, वो थी एडवाइजरी कमिटी ऑन फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकारों पे एडवाइज करने की कमिटी है ये। एडवाइज करना है मौलिक अधिकार किस प्रकार बनेंगे, ठीक है। और एक माइनॉरिटीज को एडवाइज करने के लिए, माइनॉरिटीज और ट्राइबल एरियाज के लिए, माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल एरियाज। माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल एरिया का मतलब क्या है? अल्पसंख्यक जो भी देश में है, धार्मिक रूप से जो अल्पसंख्यक है उनको हम अल्पसंख्यक बोलते हैं, भाषाई रूप से जो अल्पसंख्यक है उनको भी अल्पसंख्यक बोला जाता है। माइनॉरिटीज चाहे वो लैंग्वेज की माइनॉरिटी हो, चाहे रिलीजन की माइनॉरिटी हो। और ट्राइबल एरियाज, माइनॉरिटीज और ट्राइबल एरियाज, इन दोनों पे एडवाइज करने के लिए और फंडामेंटल राइट के लिए एडवाइज करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, जो देश के पहले गृह मंत्री हैं, देश के पहले होम मिनिस्टर है ये। तो जो होम मिनिस्टर है, फंडामेंटल राइट पे एडवाइज करने के लिए और माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल एरिया पे एडवाइज करने के लिए कमेटी बनी है, उसके हेड है। अब इन दोनों की, फंडामेंटल राइट और माइनॉरिटीज वाली, इन दोनों के लिए एक एक सब कमेटी बनी, क्योंकि ओवरऑल एडवाइस तो ये कर रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, लेकिन सब कमेटी, फंडामेंटल राइट्स की सब कमेटी, मौलिक अधिकार की उप समिति, और एक माइनॉरिटीज की सब कमेटी यानी अल्पसंख्यक की उप समिति, इनके हेड अलग अलग हैं। फंडामेंटल राइट्स के हैं जेबी कृपलानी। यहां पे देखिए कृपा शब्द आ रहे हैं, कृपा शब्द देखने को मिल रहा है, कृपा। तो फंडामेंटल राइट्स, मेरा अधिकार दे दो, है ना, अधिकार, फंडामेंटल राइट का मतलब मौलिक अधिकार। कृपा मेरा अधिकार दें, कृपा मेरा अधिकार दें। तो कृपलानी अधिकार समिति, अधिकार उप समिति के हेड है ये। और एक मुखर्जी माइनॉरिटीज के लिए है मुखर्जी। मुखर का मतलब क्या होता है? मुखर होना, अपनी बात कहना, चुपचाप नहीं बैठे रहना, मुखर होना। तो मुखर का मतलब माइनॉरिटी जितनी भी हैं उन्हें मुखर होना पड़ेगा। माइनॉरिटी जितनी भी हैं, अल्पसंख्यक जो भी देश में रह रहे हैं, उन्हें अपनी बात कहने के लिए सामने आना होगा, उन्हें मुखर होना होगा, उन्हें अपने मुख से कुछ निकालना होगा, मुखर होना। तो मुखर्जी माइनॉरिटी यानी अल्पसंख्यक चुप नहीं रहेंगे, वो मुखर हो जाएंगे। तो मुखर्जी। फंडामेंटल राइट्स की सब कमेटी हो गई कृपलानी, और माइनॉरिटी सब कमेटी का हेड हो गए मुखर्जी। और इन दोनों के ऊपर जो कमेटी बनी है वो है एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटीज, और उस कमेटी के जो हेड है वो है गृह मंत्री देश के सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब इसके बाद इंपॉर्टेंट व्यक्ति और हैं राजेंद्र प्रसाद, ये कुछ कमेटियों के हेड बने हैं। राजेंद्र प्रसाद कौन है? देश के पहले राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इनको भी, अब ये कॉन्स्टिट्यूशन कब बन रहा है? देश के आजाद होने से पहले बना है कॉन्स्टिट्यूशन, पहले बनना स्टार्ट हो गया था, है ना, 1940 में ही बनना स्टार्ट हो गया था कॉन्स्टिट्यूशन। तब ये देश के राष्ट्रपति नहीं बने थे, तब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री नहीं बने थे, तब सरदार वल्लभ भाई पटेल होम मिनिस्टर नहीं बने थे। लेकिन ये याद रखने के लिए है
कि इनको इन कमिटीज का हेड बनाया गया था। तो राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति हैं। स्टीयरिंग कमेटी, स्टीयरिंग कमेटी, स्टीयरिंग कमेटी, स्टीयरिंग का मतलब क्या होता है? गाड़ी चलाते हैं ना, स्टीयरिंग, स्टीयरिंग होता है एक हैंडल पकड़ने का, स्टीयरिंग। यानी स्टीयरिंग किसके हाथ में रोग होगा, गाड़ी कहां ले जानी है, कहां कैसे जाएगी। तो स्टीयरिंग पे कौन बैठा है? राष्ट्रपति को स्टीयरिंग पकड़ा दिया गया। देश का स्टीयरिंग राष्ट्रपति को पकड़ा दिया गया है। देश का जो गाड़ी का हैंडल है वो राष्ट्रपति को पकड़ाया हमने। स्टीयरिंग कमेटी का हेड कौन है? राजेंद्र प्रसाद। फ्लैग कमेटी, ध्वज समिति, फ्लैग कमेटी, झंडा कैसा बनेगा, कब कब फहराया जाएगा, क्या इसके कोड ऑफ कंडक्ट होंगे, तो इस सब के ऊपर जो भी चर्चा की गई वो इसका डिजाइन तैयार करने के लिए किसको नियुक्त किया जाए, है ना, किस तरह का डिजाइन हो, वो डिजाइन अप्रूव करेंगे राजेंद्र प्रसाद। तो ये फ्लैग कमेटी का जो सारा का सारा जो हेड बनाया गया था, फ्लैग किस तरह से डिजाइन किया जाएगा, वो सब डिजाइनर अलग थे फ्लैग के, लेकिन झंडे की कोई भी नियम कानून कायदे बनने हैं वो सारे के सारे उस कमेटी का हेड बनाया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। इसको कैसे याद रखा जा सकता है? फ्लैग होइस्ट कौन करता है 26 जनवरी को? 26 जनवरी को राजेंद्र प्रसाद किया था इन्होंने। सबसे पहले झंडा इन्होंने ही फहराया 26 जनवरी 1950 को। तो फ्लैग कमेटी राजेंद्र प्रसाद। रूल ऑफ प्रोसीजर कमेटी, रूल ऑफ प्रोसीजर कमेटी, ये भी राजेंद्र प्रसाद है। रूल ROP, ROP याद रख सकते हो, ROP, रोप, ई और लगा देंगे तो रोप बन जाएगा। रोप का मतलब रस्सी। ये जो फ्लैग कमेटी की जो रस्सी खींची है, फ्लैग के लिए, फ्लैग जो बंधा होता है अपना, उसके लिए एक रस्सी भी होती है, रोप है ये। तो ये रोप किसने खींची? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने खींची। फ्लैग कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये रोप वाली कमेटी ये भी राजेंद्र प्रसाद। हिंदी में इसको बोल देंगे कार्य संचालन नियम समिति। मतलब ये पूरा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है, संविधान सभा है, इसका किस तरह से प्रोसीजर फॉलो करेगी, ये प्रोसीजर के रूल्स क्या होंगे, रूल्स ऑफ प्रोसीजर, कार्य संचालन किस तरह का होगा, उसका नियम बनाना, वो सारा का सारा राजेंद्र प्रसाद का काम था। लेकिन ट्रिक के लिए आप याद सकते हैं ROP, रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी। तो इसके बाद आ गया फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी। फाइनेंस एंड स्टाफ ये भी राजेंद्र प्रसाद को दिया गया था। ये इस कमेटी का हेड भी राजेंद्र प्रसाद बने थे। इन कमिटीज में कुछ मेंबर्स भी थे, लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है। मेंबर सिर्फ आपको ड्राफ्टिंग कमेटी के 6 मेंबर्स याद करने जरूरी हैं, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखे, अयंगर, अय्यर, मुंशी, खेतान, मित्तर। तो ये सब ड्राफ्टिंग कमेटी के आपको सिर्फ याद रखने हैं, साधुअल्लाह। तो फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी, तो ये है राजेंद्र प्रसाद। तो राजेंद्र प्रसाद के पास 4 इंपॉर्टेंट कमेटी हमने देख ली हैं, 4 इंपॉर्टेंट कमिटीज देख ली हैं। एक है स्टीयरिंग कमेटी, है ना, देश का स्टीयरिंग पकड़ा दिया गया। एक झंडा कमेटी, झंडा फहराएंगे राष्ट्रपति। एक झंडे की रोप वाली कमेटी ROP, रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी। और एक है पैसा, फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी। स्टाफ कितना बड़ा होगा, कर्मचारी समिति और वित्त, तो ये सारा काम भी राष्ट्रपति को दिया गया था, फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी। इसके बाद आ जाते हैं हाउस कमेटी, गृह समिति। हाउस कमेटी के अध्यक्ष थे पट्टाभी सीतारामैया। हाउस कमेटी का मतलब क्या है? जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी है, संविधान सभा जो बनी है, जो हाउस बना है, उसको कंट्रोल करना या उसके रूल्स रेगुलेशंस बनाना, हाउस कमेटी। वो हाउस कैसे चलेगा, तो उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना जो भी है, उसका हेड बनाया था पट्टाभी सीतारामैया को। अब हाउस कमेटी कैसे ट्रिक याद रखेंगे हम? हाउस, घर की देखभाल कौन कर रहा है? सीता मैया करेंगी, सीता मैया। सीता मैया, सीता मैया वो है जो घर की देखभाल करेंगी, बाकी सारे काम दे दिए सबको, और घर की कमेटी बन गई है सीता मैया की। सीता मैया से आया सीता रमैया। इसके बाद आ जाते हैं क्रेडेंशियल्स कमेटी, एक प्रमाण पत्र समिति, वो है कृष्णा स्वामी अय्यर। कृष्ण स्वामी अय्यर। प्रमाण कौन देगा, प्रमाण पत्र कौन देगा? कृष्ण देंगे, क्योंकि कृष्ण ही सबके स्वामी है, कृष्ण स्वामी अय्यर। वैसे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इतने एग्जाम्स में नहीं पूछी जाती है, बाकी पूछी जाती है। क्रेडेंस कमेटी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद आ जाता है कमिटी ऑन फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा के कार्यों की समिति, वो है GV मावलंकर। GV मावलंकर,
जीवी मावलंकर के बारे में हमें एक चीज और पता होना चाहिए। जीवी मावलंकर देश के पहले लोकसभा अध्यक्ष थे, लोकसभा स्पीकर थे, देश के पहले लोकसभा स्पीकर थे। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के फंक्शंस भी यही देख रहे हैं और लोकसभा के भी इन्होंने देखे बाद में आके। तो मावलंकर जो है वो लोकसभा के स्पीकर हैं और फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी मावलंकर ने ही किया था। इसके बाद आ गया एक ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी, ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी, कार्य सूची समिति। इसके अध्यक्ष हैं के एम मुंशी। के एम मुंशी को हमने थोड़ी देर पहले और भी देखा था। मुंशी शब्द कहीं आया था, ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर भी हैं मुंशी, वहां भी एक मुंशी है, और ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी के भी मुंशी हैं। ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी का मतलब कार्य सूची समिति, आज के कार्य क्या क्या होंगे उसकी लिस्ट बनानी, सूची बनानी, कार्यों की सूची बनानी है, ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी। तो कार्य की सूची कौन बनाता है? मुंशी साहब बनाएंगे भाई। मुंशी साहब सारी डिटेल लिखेंगे, आज कौन कौन से कार्य करने हैं संविधान सभा में, आज कौन कौन से कार्य होंगे, वो मुंशी बनाएंगे पूरे कार्य के सूची। या फिर ये कर सकते हो बिजनेस, अंग्रेजी वाले माध्यम के बच्चों के लिए ऑर्डर ऑफ बिजनेस। बिजनेस का ऑर्डर कौन दे रहे हैं, कितना ऑर्डर आया आज बिजनेस के लिए, है ना, बिजनेस चल रहा है, आज ऑर्डर आया क्या, कुछ आया जी, ऑर्डर आया तो उसको भिजवाओ जल्दी, और ऑर्डर आ गया और भिजवाओ। तो मुंशी है वो पूरे बिजनेस का देखभाल कर रहे हैं, पूरे बिजनेस का लेखा जोखा तैयार रख रहे हैं, और जितने भी ऑर्डर आ रहे हैं बिजनेस के उनको भिजवा रहे हैं वो मुंशी। ऑर्डर ऑफ बिजनेस समिति के अध्यक्ष हैं, कार्यसूची समिति के अध्यक्ष हैं। इसके अलावा अपनी आखिरी समिति आज की है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरियाज एंड असम एक्सक्लूडेड एंड पार्शियली एक्सक्लूडेड एरियाज सब कमेटी। ये एक बहुत लंबा सा नाम है, एक एग्जाम में आया था ये कई साल पहले, नहीं पूछा जाता आमतौर पे, लेकिन एक बार ये पूछा गया था, तो इसको आप याद रख लीजिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एग्जाम्स में वो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जो कि बच्चा तैयार नहीं करते हैं। तो ये अगर पूछा गया है तो हम इसको याद रखेंगे। वो हैं गोपीनाथ बारदोली, गोपीनाथ बारदोली, ये असम के हैं। असम का जो हवाई अड्डा है उसका नाम भी इन्हीं के ऊपर पड़ा हुआ है, गोपीनाथ बारदोली के ऊपर, इसलिए नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरियाज असम, यहां से असम से आप बारदोली को याद रखेंगे। गोपीनाथ बारदोली इसके अध्यक्ष थे। तो ये थी वो इंपॉर्टेंट कमिटीज जो एग्जाम्स में बार बार पूछी जाती है, और उम्मीद है मुझे आपको याद हो गई होंगी। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आई है तो आप इनको, इस वीडियो को एक बार दोबारा देख लीजिए, या फिर आप नोट डाउन कर लीजिए एक कॉपी में, एक पेज पे आ जाएंगे सारी। आप छोटी छोटी ट्रिक्स भी नोट डाउन करेंगे ना, आपको तुरंत याद आना शुरू हो जाएगा। जैसे आप उसको फिर बहुत ज़्यादा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। स्टीयरिंग बना लो, ऐसे एक स्टीयरिंग बना लो नोट्स में, स्टीयरिंग कमेटी राजेंद्र प्रसाद, झंडा भाई राजेंद्र प्रसाद ने फहराया था, रोप ROP रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी, वो भी राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, फिर हाउस कमेटी, घर किसने संभाला था? सीता मैया ने संभाला था, सीताराम मैया। ठीक है, उसके बाद ऑर्डर ऑफ बिजनेस, बिजनेस का ऑर्डर कौन ले रहा है? मुंशी साहब ले रहे हैं। कार्यसूची कौन तैयार कर रहा है? मुंशी साहब कर रहे हैं। फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा का कार्यों की समिति, वो बनी थी मावलंकर की, क्योंकि मावलंकर ही बाद में देश के पहले लोकसभा अध्यक्ष बने थे। इसके अलावा ये भी आप याद रखिए भाई, कौन कौन है ये? गोपाल कृष्णा, दो तो ये हैं, है ना। मेन आप सरनेम याद रखिए, अयंगर अय्यर, अयंगर और अय्यर दोनों साडू हैं, दोनों एक दूसरे के साडू हैं। फिर एक मुंशी हैं यहाँ पे, KM मुंशी, जो कि ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी के अलग से हेड बने हैं, लेकिन यहाँ ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर हैं। इसके बाद क्या हाल है? मित्र भाई बीमार हो गया, भाई मित्र क्या हाल है? बीमार हो गया मित्र। तो माधव राव ने मित्र को रिप्लेस कर दिया। M के बदले एक M गया, दूसरा M आया। दूसरे खेतान पंखा खराब हो गया, मतलब डेथ हो गई इनकी, खेतान K से एक व्यक्ति की डेथ हुई है तो K से ही रिप्लेस करेगा, कृष्णामाचारी आ गया, TT कृष्णामाचारी। तो ये 7 मेंबर हैं, 7 टोटल मेंबर है, जिसमें से एक अध्यक्ष है, यानी 6+1 की एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, टाटा।